हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नागरिकता वाला चैप्टर जो चल रहा है, हमने 5 से लेकर 11 आर्टिकल सारे जो नागरिकता संबंधी पार्ट 2 में दे रखे सारे एक्सप्लेन कर लिए हमने। ठीक है जी। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों की श्रेणियाँ। भी भारत से जो बाहर जाकर बसे हैं, जो नागरिक भारत के थे वो बाहर जाके बसे हुए हैं, वो कितने टाइप के, 3 प्रकार के उनकी कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है अनिवासी भारतीय, यानी कि एनआरआई जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एनआरआई, एनआरआई जिसको बोलते हैं। दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति, जिसको पीआईओ, जो लक्ष्मी सिंघवी समिति के द्वारा बोला गया, जिनको सीमा पारीय नागरिकता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इन तीनों को हमने बांट रखा है, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं और जो है भारतीय मूल के हैं और विदेशों में रहते हैं कारोबार के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, जिस कारण के लिए भी है, ये देखते हैं। एनआरआई पढ़ते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अनिवासी भारतीय एनआरआई ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा इससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं। ठीक है जी, कितने दिन, 182 दिन या इससे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, विदेशों में। किस कारण, नौकरी के लिए या कोई व्यवसाय के लिए, पढ़ाई के लिए। भारतीय पासपोर्ट धारक है, उनका जो पासपोर्ट है वो कौन सा है, भारतीय। अनिवासी भारतीय कहलाता है भारतीय लेकिन भारत में निवास नहीं करता, उसके पास भारत का पासपोर्ट है, किसी दूसरी कंट्री में रहता है। कितने दिन, अगर वो वर्ष के कितने दिन, 182 दिन, 365 में से 182 दिन या उससे ज़्यादा दिन बाहर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, एनआरआई कहलाएगा। कहते संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य किसी नियुक्तियों पर भारत सरकार द्वारा भेजे जाने वाले व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है। यूएनओ में जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं या विदेशों में रहने वाले जो भारतीय कर्मचारी हैं, जो जॉब के अनुसार वहाँ पे गवर्नमेंट ने ही भेजा है उनको, वो भी क्या कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। अनिवासी भारतीयों द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि उन्हें भी भारत में आम चुनावों में मतदान का अधिकार दिया जाए। अब इनकी डिमांड क्या थी कि हमें क्या है, भारत में क्या करना है, चुनावों में मतदान करना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सुनो ध्यान से, क्या करती है गवर्नमेंट, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011 में, अब ये डेट याद रख लेना, 2011 में एक अधिसूचना जारी करके अनिवासी भारतीयों को, एनआरआईज को क्या कर दिया, भारत में मतदान में पंजीकरण की कराने हेतु सुविधा प्रदान की। ठीक है जी, मतलब कि मतदाता सूची में होने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी। कब, 2011 में। ये डिमांड किसने की थी, एनआरआई ने की थी कि भी हमें भी मतदान करना है, मतदाता बनना है। फार्म नंबर 6 के माध्यम से विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता आवेदन करके मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित करवा सकते हैं। कौन सा फार्म भर के, फार्म नंबर 6 भरकर वो मतदाता सूची में आ सकते हैं। ये कब हुआ, 2011 में हुआ। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, पीआईओ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पीआईओ, वे लोग जो स्वयं अथवा किसी पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं। ठीक है जी, वो नागरिक जो स्वयं या तो खुद या उनके पूर्वज, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी पूर्वज उनके क्या हैं जो बाहर रहते हैं और वो मूल के थे भारत के, और वहाँ पे जाके उन्होंने नागरिकता ले ली, परमानेंट हो गए वो वहाँ पे जाके। ऐसे व्यक्तियों को जो कभी भी भारत का पासपोर्ट धारक रहा है, जिसके पास कभी भारत का पासपोर्ट रहा होगा, भारत का पासपोर्ट होगा तभी तो कभी बाहर गया होगा, अब कभी ना कभी तो भारत का नागरिक था ना, वो वाला व्यक्ति। जिनके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई भी भारत अधिनियम 1935 के अंतर्गत तत्कालीन भारत क्षेत्र का निवासी रहा हो। 1935 के जो अधिनियम बन के आया था उसके अनुसार जब वो भारत में रहा होगा, अथवा किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी जो बाद में भारत का हिस्सा बन गया होगा, जैसे अपना सिक्किम, तो उस व्यक्ति को और उसके वैवाहिक संबंधी को, यानी कि अगर वो यहाँ का लड़का था लेकिन बाद में वहाँ पे जिस देश में नागरिक बन गया वहाँ शादी कर ली, तो वो औरत भी, उसकी पत्नी भी क्या हो जाएगी, भारत की नागरिक।
भारतीय मूल व्यक्ति का वैवाहिक संबंधी को भारतीय मूल का व्यक्ति PIO माना जाता है। समझ में आ गया कि कभी ना कभी वो भारत का क्या है, पासपोर्ट धारक रहा होगा, ठीक है, दूसरे देश में चला गया, वहाँ पे परमानेंट हो गया, और या फिर उसके पूर्वज, या फिर ऐसा कोई जिसके पूर्वज क्या है भारत में 1935 के अधिनियम के तहत यहाँ पे रहते होंगे, दादा दादी नाना नानी, ऐसा तो कोई होगा ना। वो उसके जो बच्चे हैं अभी विदेश में पैदा हुए, लेकिन ओरिजिन कहाँ पे है, उनकी जड़ तो यहीं की है, भारत की, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। किस आधार पर, उसके माता पिता के यहाँ पे PI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि वो यहाँ पे मूल वंशी है, यहाँ का रहने वाला था, उसके पूर्वज। और अगर उसने वहाँ पे शादी कर ली, अगर वो लड़की है, उसने जिस लड़के से शादी की उस लड़के को भी यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, दोनों को मिल जाएगी। अगर वो लड़का है तो उसकी वाइफ को भी मिल जाएगी, यानी उसकी स्पाउस को भी मिल जाएगी। आगे, ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन अथवा बांग्लादेश के नागरिक हैं अथवा कभी भी भारत में रहे हैं, भारत के वे भारतीय मूल के व्यक्ति में शामिल नहीं होते हैं। अब ये याद रखना, कुछ ये केसेस है, अपवाद हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख लेना। कौन कौन सी कंट्री है वो, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, तो आप इन्हें ये ध्यान में रखना है। आगे है PIO कार्ड बनता कैसे है, मतलब भारत का वो मूल निवासी था, वहाँ चले गए, अब उनको क्या है, कार्ड कैसे मिलेगा। कहते हैं वर्ष 2002 में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतवंशी कार्ड PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड की प्रक्रिया आरंभ की गई। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कब जी, 2002 से। PIO कार्ड कब से बनना स्टार्ट हुआ, 2002 से बनना स्टार्ट हुआ। कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, मतलब इनको सुविधाएं क्या मिलेगी, भारतीय मूल के व्यक्ति को कार्ड धारक व्यक्ति कार्ड जारी होने की तिथि से 15 वर्ष के तक बिना वीजा के भारत आ जा सकता है। अगर मान लो किसी विदेशी को, जो उसने कंडीशन पूरी कर दी हो, तो वो क्या है, उसको कार्ड मिल जाएगा, और कार्ड मिलने की डेट से 15 वर्ष तक वो बिना वीजा के भारत आ जा सकता है। ये उसको एक सुविधा मिल गई। भारत में आने की तिथि से 180 दिनों तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास पंजीकरण कराने की छूट दी गई है। ठीक है जी, क्या होता है, जो विदेशी भारत में आते हैं उनके लिए एक दफ्तर बनाया गया है, वहाँ पे उनको क्या कराना पड़ता है, अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। ठीक है, लेकिन PIO वाले हैं जिनको बस ये कार्ड होगा, उनको ये पंजीकरण कराने की छूट दी गई है, उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको छूट दी है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड धारकों भी अनिवासी भारतीयों के समान आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे NRIs को जो जो सुविधा मिलेंगी वही इसको मिलेंगी, लेकिन परंतु कुछ सुविधाएं इनको नहीं मिलती। वो कौन सी नहीं मिलती हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कार्ड धारक कृषि भूमि नहीं खरीद सकता, चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार उन्हें नहीं मिलते, चुनाव नहीं लड़ सकते जी ये लोग। ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। बाकी सारे इनको कौन से मिलते हैं, NRIs वाले सारे अधिकार मिलेंगे जो NRIs को लोगों को मिलते हैं, और लेकिन इनको PIO वालों को क्या नहीं करना, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते, इनको अधिकार नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, भारतीय मूल के व्यक्ति के कार्ड धारक को पर्वतारोहण, अनुसंधान कार्य एवं मिशनरी गतिविधियों के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। उसने कोई रिसर्च करनी है या पर्वतारोहण करना, पर्वतारोहण जैसे मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाते हो तो पहले आपको नेपाल गवर्नमेंट से वहाँ पे क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। इसी तरह से हमारे यहाँ पे भी कोई भी आता विदेशी, उसको पर्वतारोहण करना है, अनुसंधान का काम करना है या कोई मिशनरी वाली गतिविधि करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो PIO और NRIs में आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और पार्ट है इसका, विदेशी जो नागरिक हैं, भारत की सीमा पारीय नागरिक, जो सीमा के पार रहते, बात तो एक है, विदेशी हैं सीमा के पार रहते हैं, बात एक ही है, चाहे उसको PIO मान लो, विदेशी मान लो, विदेश में रहने वाला व्यक्ति। ठीक है जी, कहते नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता
प्रदान करने संबंधी अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर, ठीक है जी, प्रावधान किए गए, जब तक कि उन्हें गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। यानी कि ये भी है कि जहाँ पे उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल चुकी है, अगर वो कंट्री अलाउ करती है तो दोहरी नागरिकता मिलेगी। किसको? ओसीआई को। आगे देखते हैं। हाँ जी, अभी तक जो नागरिकता अधिनियम मैंने आपको बताया 1955 में बनाया गया, कितनी बार संशोधन हो चुका है? इसमें 9 बार हो चुका है। कब कब संशोधन हुआ, उसमें क्या बात जोड़ी गई, ये हमें समझना है। अभी आगे देखो क्या लिखा है, नागरिकता कानून में संशोधन। नागरिकता कानून 1955 से दिसंबर 1919 तक 9 बार, कितनी बार? 9 बार संशोधन हो चुके हैं। 57 में, 60 में, 1985 में, 86 में, 92 में, 2003 में, 5 में, 15 में और 19 में। तो आपने ये देखना है। तो पहला संशोधन जब हुआ 1957 में, तो क्या जोड़ा गया, क्या हुआ इसके अंदर, देखते हैं। इसके द्वारा नागरिकता कानून की प्रथम अनुसूची में घाना, मलाया, सिंगापुर को भी शामिल किया गया। आप ये याद रखोगे, प्रथम जो सूची है नागरिकता की जो कानून वाली, हमारे अधिनियम 1955 वाली, उसमें क्या कर दिया, घाना, मलाया और सिंगापुर को शामिल किया गया, क्योंकि इस दौरान वे भी कॉमनवेल्थ देशों की सूची में शामिल हो गए थे। मतलब कि उन कंट्रीज के जो लोगों को नागरिकता जो मिलेगी भारत के संबंधी, उसकी सूची कहाँ पर है? 1957 में बोला गया, ठीक है जी। और उनके नागरिकों को भी पारस्परिकता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। तो आपको सिंगापुर, मलाया और घाना ये याद रखना है, ठीक है जी। स्टार्टिंग में बताया था ना 16 देशों को, तो आप ये याद रखना है, इनको भी शामिल किया गया। कॉमनवेल्थ में ये भी शामिल हो चुके थे, आपने ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दूसरा संशोधन 1960 में हुआ। इसमें क्या बोला गया, नागरिकता निरसन एवं संशोधन अधिनियम 1960, इसके द्वारा कानून 1955 की धारा 19 को समाप्त किया गया, इसके प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। देखो भाई, अधिनियम 1955 जब बना था, उसकी धाराएं थी, धारा 1, धारा 2, धारा 3, उसमें कुछ लिखा गया, धारा 3 में कुछ लिखा गया, 4 में कुछ, ऐसे करके पॉइंट्स बनाए गए इस अधिनियम के, ठीक है जी। पहले में तो पहले जो संशोधन हुआ 1957 में, तो उसमें चेंज करके क्या है, नाम कर दिया ऐड, कौन सा, घाना, मलाया और सिंगापुर को। फिर दूसरे में क्या किया गया, धारा 19 को समाप्त कर दिया। ऐसे ये एक धारा थी, 2 धारा थी, तीसरी धारा, चौथी धारा, ऐसे करते करते 19 नहीं आई होगी, तो उस 19वीं को समाप्त कर दिया गया। कब? 1960 में। आपको कुछ ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, समाप्त कर दिया बस 19 इसमें। आगे बढ़ते तीसरा संशोधन, यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई। कहते इस संशोधन के द्वारा असम समझौते के अंतर्गत नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A जोड़ा गया, ठीक है जी, ये याद रखना है। कुछ प्रतिबंधों के साथ बांग्लादेशी लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, आपने ये ध्यान में रखना है। 1985 में इस अधिनियम में धारा क्या जोड़ी गई, 6A जोड़ी गई, और इसमें बांग्लादेशी जो लोग जो भारत असम में रह रहे थे उनको क्या दी गई, नागरिकता दी गई, ठीक है जी। ये बांग्लादेश से भागकर असम में आके इन्होंने निवास कर लिया था, तो 6A में जोड़कर, किसमें, अधिनियम 1955 में जोड़कर इनको नागरिकता दे दी गई। इसके अंतर्गत भारतीय मूल के वे लोग जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्र से असम गए थे, और वे जिनके नाम 1960 की लोकसभा मतदाता सूची में थे, जो अब तब से भारत में सामान्यतः निवास कर रहे हैं, 1 जनवरी 1966 से भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है जी। आपने याद में रखना है, क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो सीधी सीधी बात इसमें क्या है, अधिनियम कौन सा, 1955 वाला, उसमें संशोधन किया गया कब, तीसरी बार। कब किया गया, 1985 में। क्या कहा गया, असम में जो बांग्लादेशी लोग रह रहे थे उनको नागरिकता दे दी गई, कौन सा जोड़कर, धारा 6A जोड़कर। मैंने अभी आपको समझाया ना कि अधिनियम की धाराएं होती हैं, जैसे धारा 1, इसमें क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, 3 में क्या लिखा है, 4 में, ऐसे करते करते 6A जोड़ा गया और उसमें क्या कर दिया गया,
असम में रहने वाले बांग्लादेशी लोगों को नागरिकता प्रदान की गई। और इसमें क्या कहा गया कि 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश में जितने बांग्लादेश से शामिल हुए क्षेत्र, जो क्षेत्र नहीं, बांग्लादेश के लोग जो असम में आ गए थे और जो क्या है 1960 की लोकसभा के मतदाता सूची में थे, उनको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी भारत की। भारतीय मूल के वे लोग जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्र से असम आए और तब से वे सामान्यतः असम में निवास कर रहे हैं तथा विदेशी के रूप में चिन्हित हुए थे। अब क्या कहा गया, 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक के बीच में जो बांग्लादेश के भागे हुए लोग हैं, अपने ही लोगों के सताए हुए लोग हैं, असम में आके वो रहने लगे, उन लोग जो निवास कर रहे थे उन्हें क्या कहा, विदेशी के रूप में चिन्हित किया गया। उनको स्वयं, अगर देखो 1 जनवरी से पहले आ गए थे 1966 से, 1 जनवरी 1966 से पहले जो अगर आ गए हो तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। किनको, जो बांग्लादेश में से भागकर असम में बस गए, ठीक है जी। लेकिन क्या कहा, 1 जनवरी 1966 के बाद 25 मार्च 1971 के बीच में जो आए हैं कि पहले बांग्लादेश में शामिल क्षेत्र से असम आए और सामान्यतः असम में निवास कर रहे हैं तथा विदेशी के, उनको क्या बोला गया, विदेशी बोला गया। अब इन्हें क्या बोला गया, सुनो ध्यान से, जो लोग 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में आए, उनको स्वयं को भारत सरकार द्वारा बनाए नियम के अंतर्गत विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत करवाना होगा। कि भाई बात सुन लो, 1 जनवरी 1966 से पहले आए हो, असम में रह रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्या कर देंगे, भारत का नागरिक बना रहे हैं। लेकिन 1 जनवरी 1966 से आपका 25 मार्च 1971 के बीच में अगर आप भागकर आए हो ना, तो हम आपको विदेशी मानेंगे और आपके लिए वही रूल होगा पंजीकरण वाला कि अपने आप को यहाँ पे क्या कराओ, रजिस्टर्ड करवाओ। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। उनको स्वयं को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अंतर्गत विदेशी के रूप में पंजीकृत करवाना होगा। यदि वह उनके नाम किसी भी निर्वाचन सूची में है तो उनका नाम उससे काट दिया जाएगा। जो लोग 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक के आए हैं, उनके नाम अगर वोटर लिस्ट में चले गए हैं तो काट दिए जाएंगे। ऐसे पंजीकृत बांग्लादेशी लोगों को पंजीकरण से 10 वर्ष तक के किसी भी मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। लेकिन उनको भारत के नागरिक के अन्य सभी अधिकार, पासपोर्ट प्राप्त करने सहित एवं दायित्व प्राप्त करने होंगे। विदेशी के रूप में पंजीकरण की तिथि 10 वर्ष के बाद भारत के पूर्ण नागरिक होंगे। समझ में आ गया आपको? कहने का मतलब है आपको ये तारीख याद रखनी है। इसमें कहा गया 1 जनवरी 1966 से पहले जो बांग्लादेश से भागकर आए लोग असम में रहने लगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो बन जाओ, उनको बना लेंगे भारत का नागरिक। लेकिन 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में जो भागकर आए हैं, उन्हें हम विदेशी मानेंगे। आप क्या करो, आप विदेशी हो, अगर आपका वोटर सूची में नाम आ भी गया तो हम कट करेंगे। आप विदेशी हो, आपको अपने आप को यहाँ पे पंजीकृत करवाना होगा, ठीक है जी। 10 साल तक रहकर आपको अपने आप को पंजीकृत करवाना है। आगे है चौथा संशोधन। इसके द्वारा नागरिकता कानून 1955 की धारा 3 और एवं 5 में संशोधन किया गया। धारा 3 में संशोधन कर 1 जुलाई 1987 या उसके बाद भारत में जन्मे किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय होगा। अब ये तारीख आपने याद रखनी, 1987, जुलाई 1987। इसमें क्या कहा गया, इसके बाद, इस डेट के बाद अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लेता है, यदि उसके माता पिता में से कोई भी एक विदेशी है, तो भी बच्चे को क्या मिलेगी, यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। धारा 5 में संशोधन करके रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदक के भारत में निवास की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी। मैंने बताया था ना आपको, 1985 से पहले क्या हुआ करता था
क्या होता था भी भारत में आप सिर्फ 6 महीने रहो और यहाँ पे पंजीकरण करवा सकते हो आप, उसके बाद आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन ये टाइम पीरियड बहुत कम था, बहुत ज़्यादा कम था। इसके बाद ये संशोधन किया गया, ठीक है जी, 86 वाला, और लागू कर दिया कब, जुलाई 1987 को बोला। इसके बाद 5 वर्ष हो गया अभी टाइम, ठीक है जी, 5 वर्ष के तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, फिर ही आप क्या करवा सकते हो, पंजीकरण करवा सकते हो। 5वां संशोधन कब होता है जी, सुनो इसके बारे में, 1992 में, ठीक है। भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति को आनुवंशिकता के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी यदि उसके पिता या माता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होगा। मतलब कि विदेश में रहने वाला कोई भारतीय मूल का कोई औरत है, चाहे व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी जो औलाद पैदा होगी वो क्या हो, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसमें से एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, चाहे पिता हो चाहे माता हो। और उनका बच्चा अगर विदेश में पैदा होता है तो भी क्या मिलेगी, उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट यहाँ पे रखना है। हाँ, 1992 के पूर्व, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, इससे पूर्व क्या होता था कि पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी था, ठीक है जी। अब मान लो कोई औरत है, वो भारत की है और उसका पति जो है विदेशी है और बच्चा बाहर पैदा हुआ। अब वो कह रही है भी मेरे बच्चे को नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी। अगर मान लो मैं लड़का होती, मैं पति होती, तो मेरे बच्चे को नागरिकता मिल जाती। तो ये चेंज किया गया, भाई सुनो, माता के आधार पे अगर माता भी क्या है, भारत मूल की है, भारत की है, तो भी क्या है, उसके बच्चे को नागरिकता मिलेगी, चाहे उसका पति क्या हो, विदेशी हो, ठीक है। और इसके उलट अगर मान लो भारत का क्या है, व्यक्ति है, उसकी पत्नी विदेशी है, उनकी जो संतान पैदा होगी उसे भी क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। ये कब हुआ, 1992 में माता के आधार पे हो गया। आगे बढ़ते, 6वां संशोधन देखते हैं कब हुआ और उसमें क्या था। 6वां संशोधन हुआ जी 2003 के अंदर। कब हुआ, 2003 के अंदर। भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के माता और पिता दोनों का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य कर दिया गया। अब क्या बोला गया कि 2003 में एक आगे अमेंडमेंट फिर कर दी कि दोनों का क्या होना जरूरी है, माता पिता का भारत का नागरिक होना जरूरी है, तभी क्या मिलेगी, भारत की नागरिकता मिलेगी उस बच्चे को। भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के माता पिता दोनों का भारतीय होना अनिवार्य था। पहले क्या था, पिता के आधार पे, 1992 में कर दिया माता पिता दोनों के आधार पे, ठीक है जी, अगर कोई भी एक भारतीय होगा। लेकिन 2003 में क्या बोला, नहीं, दोनों ही भारतीय होने चाहिए, फिर ही देंगे, हम नहीं देते, ठीक है। 1992 से पहले क्या था कि पिता अगर भारतीय है, विदेशी महिला है, तो उसके बच्चे को नागरिकता भारत की मिलेगी। 1992 में क्या कर दिया, भी कोई बात नहीं, अगर माता भारतीय है, पिता विदेशी है, तो भी उसके बच्चे को नागरिकता मिलेगी। लेकिन 2003 में क्या कर दिया, सुनो ध्यान से, कहते नहीं, दोनों ही बंद करो, दोनों ही भारतीय चाहिए हमें, तो दोनों ही भारतीय होने चाहिए। ये यदि एक भारतीय का नागरिक है तो दूसरे को भारत के गैर कानूनी ढंग से निवास करते या अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अब कंडीशन सुनो, कहते हैं अगर मान लो, सपोज करो, ठीक है, मान लिया, कहते एक भारत का नागरिक है, ठीक है, लेकिन दूसरा क्या, गैर कानूनी ढंग से यहाँ पर है, गैर कानूनी ढंग से है, यानी कि कानून के ऑपोजिट जाके उसने यहाँ पे रह रहा है, तो उसके बच्चे को नागरिकता यहाँ पे नहीं मिलेगी। 2003 में किए इसी संशोधन के आधार पर भारत के नागरिक को रजिस्टर बनाना, उनको राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NCR, NRC बनाना भारत सरकार के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसी संशोधन के द्वारा विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को समुद्र पारीय जो भारतीय नागरिकता थी, ओवरसीज वालों की, जो मैंने आपको पहले बताई थी, यहां देखिए, कहते इसी संशोधन के द्वारा विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय
को समुद्र पारीय भारतीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया की मान्यता भी दी गई, उनके रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई और उनको भारत आने के लिए लंबी अवधि का वीजा दिया गया। कौन से संशोधन में किसने, कौन से नंबर का संशोधन है भाई ये देखो संशोधन नंबर 6 है ये। इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि जो सीमा पार लोग रहते हैं उन्हें लंबी अवधि का 15 साल तक क्या बिना वीजा के यहाँ पे आने जाने की छूट है। कुछ सीमाओं के साथ भारत में अनेक नागरिक अधिकार भी उनको मिलेंगे। इनको अधिकार कौन से नहीं मिल सकते भाई? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्यों की विधानसभाओं विधान परिषदों के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, न ही मतदान कर सकते हैं, ये मिला था। उनको सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त का अधिकार नहीं होगा और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक सेवाओं में समानता का अधिकार नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आर्टिकल 16 संबंधित किससे है? अवसर की समानता से है। भी सब भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे, लेकिन किसको नहीं मिलेंगे? ओसीआई को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, इन्हें 15 साल का वीज़ा के बिना ये यहाँ पे भारत में आ जा सकते हैं। ठीक है जी, इन्हें अपना जो फॉरेनर जो दफ्तर बना होता है जिसमें अपना पंजीकरण करवाना होता है, अपनी डिटेल देनी होती है कि हम किस किस समय पे कहाँ पे हैं भारत में, तो वो उसको करवाने की छूट होती है। आगे 7वां संशोधन होता है जी कब? 2005 में। अब ये संशोधन में क्या हुआ देखो यार, कहते हैं इस संशोधन द्वारा नागरिकता कानून 1955 से चौथी अनुसूची को हटा दिया गया, जिसमें 16 देशों के देश जिनको निर्दिष्ट स्पेसिफाइड कंट्रीज के रूप में व्याख्यात किया गया था। ठीक है जी। 8वां संशोधन क्या कहता है? इस संशोधन द्वारा भारतीय मूल के लोग PIO कार्ड होल्डर और समुद्र पारीय OCI कार्ड होल्डर का फर्क समाप्त कर दिया गया। आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेंगे कि PIO और OCI ये कार्ड होल्डर है, इनको मर्ज कर दिया गया कब? 2015 में। संशोधन कौन सा? 8वें नंबर का। तो आपने इस बात का ध्यान में रखना है। ठीक है जी। दोनों को मिलाकर समुद्र पारीय भारतीय नागरिक का कार्ड होल्डर का एक वर्ग बना दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर OCICH बना दिया गया। कब? 2015 में। संशोधन कितने नंबर का? 8वें नंबर का संशोधन करके। 9वां संशोधन जो लास्ट है, इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं? अभी तक 9 हो चुके हैं। यहां देखिए जरा, कहते हैं 9वां संशोधन दिसंबर 2019 में किए गए इस संशोधन द्वारा नागरिकता कानून में गैर कानूनी अप्रवासी की परिभाषा बदल दी गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई 31 दिसंबर 2014 तक आ गए थे, उनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। कौन कौन सी कंट्री हैं वो? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, जो वहां के लोगों द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, यहाँ पर वो भागकर इंडिया आ गए थे। कब तक? 31 दिसंबर 2014 तक आ गए थे। उनको क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत की नागरिकता प्रदान की गई इन लोगों को। आगे देखते हैं, ये आपने याद रखना है, कई बार MCQ में आपसे पूछ लेंगे इनमें से किस कंट्री को सम्मिलित नहीं किया गया था। नेपाल दे देंगे, चाइना दे देंगे, म्यांमार दे देंगे, श्रीलंका। तो आपको ये 3 कंट्री के नाम पता होना चाहिए और ये धर्म भी पता होना चाहिए। कई बार वो धर्म को एलिमिनेट करने के लिए बोलेंगे भी इनमें से वो कौन सा धर्म नहीं है, या कोई और दे देंगे, इसमें से एक डाल देंगे तो पूछेंगे इनमें से वो कौन सा धर्म है जिसको नागरिकता 9वें संशोधन के अनुसार दिया गया। तो आप क्या बताओगे? आपको ये सारे पता होना चाहिए। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये भी देख लेते हैं, कई बार आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। NRI, ये मैंने आपको पढ़ाई दिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा लेकिन वो भारत का नागरिक है, विदेश में 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला गया, तो उसे क्या बोलेंगे? NRI बोलेंगे। ओवरसीज नागरिकता, इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों
बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है। जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति वीजा के बिना भी भारत आ जा सकता है। बिना, कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक। ये करेक्शन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान में रखना है, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। एक बात ये भी ध्यान में रखना कि इन्होंने क्या बोला कि कोई ऐसा काम कर दोगे जो देश विरोधी हो, पागल हो जाने पर या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय क्या करेगा? आपकी नागरिकता को रद्द भी कर सकता है। अच्छा, नागरिकता संबंधी जितना भी जो नियम कानून बनाने का, संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किस आर्टिकल में लिखा है? 11 में लिखा है। और इतनी इसकी जो सारी कार्रवाई है, ये जो पंजीकरण करवाना, देशीकरण करवाना, इसके लिए मुख्यालय क्या है इसका? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय सारा काम संभालता है। नागरिकता में मतलब पहली बार संशोधन कब हुआ था जी? नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता में किया गया था मतलब कि उससे पहले 1957 में भी किया था, लेकिन वो अधिनियम में चेंज था। लेकिन नागरिकता संबंधी जो चेंज है वो 1986 में किया गया। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं वीजा। वीजा होता क्या है? किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं किया जा सकता। वीजा क्या होता है? अपनी कंट्री से आपको पासपोर्ट पे क्या मोहर लगवानी होती है, परमिशन लेनी होती है, परमिशन होती है एक तरह से वीजा लगवाना। पासपोर्ट, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं? पासपोर्ट बोलते हैं। पासपोर्ट बनाया जाता है आपका। आगे ये देखते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। कहते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये बताया गया कहाँ पर? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बोला गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? कहते हैं इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया था। 2014 में मतलब कि 2014 तक जो आए और 2019 में ये कानून आया, तो टाइम कितना हो गया? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष तक इनको 5 वर्ष की छूट दी गई, यानी कि पहले कितनी थी? 10 वर्ष थी, लेकिन अब कितनी? 5 देकर इनको क्या कर दिया? भारत के नागरिक बना लिया गया। 20 दिसंबर, ये डेट याद रखना, भूलना मत, 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम लागू कब हुआ? 20 दिसंबर 2019 को 7 पाकिस्तानियों को क्या दी गई थी? यहाँ पे नागरिकता प्रदान की थी। आगे है NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है, जिनके उन भारतीयों को नाम है, जिसमें उन भारतीयों के नाम है जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जो NRC है वो मुख्यतः किसके लिए बनाई गई? असम के लिए। ये भी क्वेश्चन बन के आया हुआ है। और दूसरी बात ये उसमें रहने वाले जो वैध नागरिक है उनके लिए है। आगे है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आ गए हैं उन्हें NRC के तहत क्या कर दिया जाए? नागरिकता दे दी जाए। आपको बताया था ना, 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च
1971 के बीच में जो लोग बांग्लादेश से भागकर असम में रह रहे थे उन्हें क्या प्रदान की गई, नागरिकता प्रदान की जाएगी। और जो इसके बाद आए हैं, ठीक है जी, और उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा, डेट याद रख लेना, 2015 में एनआरसी रजिस्टर में होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपकी बात नहीं बनती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट को आपको साबित नहीं करता तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिटेक्शन सेंटर में क्या भेज दिया जाएगा। ये असम के लोगों के लिए, असम में जो बांग्लादेशी जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके लिए है ये रूल सारा। उनको बोला गया कि भाई आप इतने सालों से रह रहे हो तो कोई तो डॉक्यूमेंट्स होगा ना आपके पास में, 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक प्रोवाइड कर दो, आपको नागरिकता दे देंगे। ये संबंधित किससे, एनआरसी से। कब, 2015 में। और एनआरसी किसके लिए बना, सिर्फ और सिर्फ असम राज्य के लिए बताया गया है, जो बांग्लादेश से भागकर लोग यहाँ पे आए हैं। एनपीआर क्या होता है, एनपीआर के बारे में समझते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके बारे में पढ़िए। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है, ठीक है जी। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इसके आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। एनपीआर समझ गए होंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है जिसमें आपका गांव से लेकर आपके पूरे कंट्री तक के लोगों की पॉपुलेशन रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है जी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर हो जाता आता है ये, ठीक है जी। विधि के समक्ष समानता का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 16 भारतीय नागरिकों को लोक सेवाओं में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट व नियुक्तियों में अवसर की समानता प्रदान करता है तथा जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। जन्म क्या, लिंग, जाति, रंग, मूल, वंश, किसी भी आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ पे लिखा है ये, आर्टिकल 16 में लिखा है। ये आ गया, वैसे इसका टॉपिक नहीं था। कहते हैं अंतः संविधान का कोई भी उपबंध किसी देशीयकृत नागरिक को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता। मतलब यहाँ के सिटीजन को न्यूट्रलाइज्ड, मतलब वो देशीयकरण वाला व्यक्ति जिसने देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की है वो भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। आगे है, संविधान अपने देशीयकृत नागरिकों को केवल सीनेट सदस्य जैसे भारत का राज्यसभा के अधिकार देता है। एक अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही अमेरिका राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अमेरिका में उल्ट है। हमारे यहाँ पे जो दूसरे देश का व्यक्ति था जिसने देशीयकरण द्वारा भारत की नागरिकता ले ली है वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन यूएसए में नहीं है। यूएसए में तो आप चाहे देशीयकरण के द्वारा आप वहाँ पे बन जाइए उसका नागरिक, बट आप वहाँ पे जन्म नहीं लिया तो आप वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति नहीं बन सकते हो। तो ये प्रावधान यहाँ पे दिया है। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। सिटीजनशिप के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया लेक्चर अपना। इसमें सारे आर्टिकल आपको 5 से लेके 11 तक आपको खोल के बताए गए हैं और सारी डेट्स आपको क्लियर की गई हैं और ये सभी आपको याद रखना है।